स्वागत है पुनः आप सभी का हमारे इस ज्योग्राफी के सेगमेंट में और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल पर। स्वागत है आप सभी का हमारे विजय एजुकेशन ऐप पर भी। तो सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसका फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो पार्ट शुरू होने वाला है वो इस टॉपिक का फोर्थ पार्ट है, यानी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बिल्कुल काफ़ी लोगों ने इस कोर्स को ले लिया है और बड़े इत्मीनान से सारे लोग ऐप पर और यूट्यूब पर हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और अब बताना चाहता हूं कि कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि सर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाए जाएं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा ये सेकंड चैप्टर जब खत्म होगा तो इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो या उसका जो लाइव है हम आपके सामने आकर के करेंगे। बिल्कुल आपकी हर एक मांग को, हर एक डिमांड को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की। और हमारा आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या नाम है मेरे दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। हमारा अंतिम सेकंड चैप्टर का अंतिम सेगमेंट है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा, यह है अपने नाम से भी विदित हो रहा है कि ये राजस्थान के कौन से प्रदेश में स्थित है। तो इसके नाम में ही पता है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। जो राजस्थान का मैप है आपके सामने है, ये रहा इसका दक्षिणी भाग, ये रहा पूर्वी भाग और ये रहा आपका दक्षिणी पूर्वी भाग। तो यहाँ पर ये पठारी भाग स्थित है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी कि यहाँ पर लिखा है मैंने एक शब्द अवशेष। ये किसका अवशेष है दोस्तों? तो ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष है मेरे दोस्तों? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हम लोग इसे भूतपूर्व में समझ चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है हम लोगों ने कि अरावली पर्वतीय प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और हमारा पूर्वी मैदानी भाग वो दोनों 33 सागर के अवशेष थे। ये बात बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो चुकी है, आई नो। अब ये जो अवशेष था हमारा, ये किसका है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब हम पढ़ेंगे इसका विस्तार। राजस्थान के कितने जिलों में इसका विस्तार है? तो देखिएगा इसका विस्तार यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका विस्तार, इस मैप को थोड़ा हम बड़ा करते हैं आपके सामने। अब देखिएगा ये पूरा आपके सामने आ चुका है। तो इसका विस्तार देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 12 बूंदी, 12 झालावाड़, कोटा और बूंदी। देखिए यहां पर आपको बिल्कुल दिख रहा होगा आपके सामने, मैंने यहां आउटलाइन किया इसे। आप कहे तो मैं थोड़ा इसे और गहरा कर देता हूं। देखिए यहां पर जिला है बूंदी, 12 और झालावाड़। इसके बाद में आता है कोटा। क्या आता है मेरे दोस्तों? कोटा। तो इन 4 जिलों के अंदर देखिए ये राजस्थान का बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी। और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है मेरे दोस्तों। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है आपके सामने। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। और यहाँ पर कौन से राज्य की सीमा लगती है? इस पठारी प्रदेश से एमपी की सीमा लगती है। हम आपको पहले चैप्टर में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। इस बात का हमने जिक्र किया था कि यह जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या ये जो जिले हैं आपके सामने, ये अपनी सीमा किसके साथ बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं। तो इसका विस्तार कितने जिलों में हो गया राजस्थान के? इसका विस्तार राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट में हो गया। और कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। इन 4 जिलों के अंदर
इस हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस भौतिक प्रदेश का विस्तार है मेरे दोस्तों। तो अब इसे हम क्लियर करते हैं। आप इस चीज को बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका विस्तार कौन से जिलों में है, आपको याद हो गया होगा मेरे दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने यह लिख भी देता हूं कि इसका जो विस्तार है मेरे दोस्तों वो कौन कौन से जिलों के अंदर है। तो देखिए इसका विस्तार 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़। बिल्कुल साफ शब्दों में आपके सामने इन 4 जिलों के नाम हम लोगों ने लिख दिए हैं कि ये इन जिलों के अंदर हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित है। बिल्कुल। अब एक नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है आपके सामने, वो क्या पॉइंट आ रहा है मेरे दोस्तों? वो पॉइंट आ रहा है कि इसका अन्य नाम क्या है। इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसे हम हाड़ौती का पठार के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही साफ और सटीक सुंदर अक्षरों में आपके सामने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जानकारियां लिखी जा रही है। और बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज को समझ गए हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो इसका विस्तार 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और इसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी हम जानते हैं। बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए इसका निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और भौतिक दृष्टि से, ज्योग्राफी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया थी, इसका निर्माण एक तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इस पठारी प्रदेश का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है मेरे दोस्तों? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो हमारा निर्मित हुआ है। यस, प्रोसेस ऑफ वोल्केनोज, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया कैसी होती है मेरे दोस्तों? जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसे हम धरातल मानेंगे और इस धरातल के यहाँ पर नीचे मैंने एक लाइन आपको ड्रॉ की है, इसे हम भूगर्भ मानेंगे, यानी पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट, यानी इसे हम पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है। तो इस पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में मैग्मा पाया जाता है, जिसे हम लावा भी कहते हैं। मैग्मा पाया जाता है। यह मैग्मा जब धरातल पर एक नली के माध्यम से बाहर आता है, किसके माध्यम से बाहर आता है? एक नली के माध्यम से धरातल पर यह बाहर आता है। और इस मैग्मा को जब ये धरातल से बाहर आता है तब इसका नाम यहाँ पर हो जाता है मेरे दोस्तों, इसे हम कहते हैं लावा। इसे हम क्या कहते हैं? लावा। जब ये धरातल के अंदर रहता है तब तो इसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। और जब ये धरातल के बाहर आता है उसे हम कहते हैं लावा। अब देखिए लावा, कई बार लावा होता है वो कई बार गाढ़े रूप में बाहर आता है, यानी शहद की तरह, और कई बार बिल्कुल पतले पानी की तरह भी बाहर आता है। तो इसमें देखिएगा, अगर जो निकलने वाला लावा है उसकी श्यानता अधिक है, यानी उसकी विस्कोसिटी अधिक है, तो वो क्या होगा? बाहर निकलने के बाद अपने ही स्थान पर जमा होता रहेगा। वो लावा निकलने के बाद अपने ही स्थान पर जमा होगा और यहाँ पर निर्माण हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत का। किसका निर्माण होगा? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा जब वो अपनी ही जगह पर जमता रहेगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड बात करते हैं हम लोग, अगर लावा धरातल पर बाहर निकलता है, उसकी विस्कोसिटी कम है, उसकी श्यानता कम है, पतले रूप में है, तो वह इस तरह दूर दूर स्थानों पर फैलता जाएगा
और किसका निर्माण होगा मेरे दोस्तों? निर्माण किसका होगा? ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? पठार का निर्माण होगा। तो जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये आप समझिए कि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से कैसे हुआ है। तो जब लावा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो अपने ही स्थान पर जमता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। और जब लावा इस तरह से पतले रूप में आता है तो वो दूर दूर तक स्थानों में फैल जाता है और उसे हम ज्वालामुखी का पठार कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से हमारे इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है। बिल्कुल, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप भी जब भी इसे देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए दोस्तों। बिल्कुल, अब आप लोगों ने इसे समझ लिया है। मैं आपको और एक चीज इसी से संबंधित बताना चाहता हूं कि ये किसका हिस्सा है। अब अवशेष हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अन्य नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, निर्माण प्रक्रिया में पढ़ रहे हैं। और निर्माण प्रक्रिया में ये पढ़ रहे हैं कि हम ये किसका हिस्सा है। तो एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा, जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने इंडिया का जो लोअर पार्ट है उसका नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है, जो इंडिया का ये जो दक्षिणी भारत है ये पूरा क्या है, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका विस्तार मध्य भारत से लेकर के और दक्षिणी भारत तक कंप्लीट है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे इंडिया का मैप है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है और यहाँ पर हमारा क्या है, राजस्थान। तो इस प्रायद्वीपीय पठार का देखिए कुछ हिस्सा हमारे राजस्थान से भी जा रहा है। अब इस प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा राजस्थान से होकर जा रहा है वही हमारा क्या है दोस्तों? वही हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो देखिएगा, तो ये किसका हिस्सा हो गया? राजस्थान का पठारी प्रदेश इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया। अब इसमें समझने वाली बात कि राजस्थान से जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है मेरे दोस्तों? यहां पर पठारी प्रदेश से। तो देखिए राजस्थान में जो सीमा लगती है पठारी प्रदेश से वो लगती है हमारे एक राज्य एमपी की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश में भी इस पठार का विस्तार है, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, या हम कहें भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पोर्शन जो मध्य प्रदेश में है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे हम कहते हैं मालवा का पठार। इसे हम क्या कहते हैं? मालवा का पठार भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? मालवा का पठार एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान है, जो राजस्थान का पठारी प्रदेश ऊपर स्थित है। तो इसलिए मालवा के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है वो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। बिल्कुल सिंपल और सटीक समझने वाली चीज, ज्यादा माइंड को घुमाने वाली नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है मेरे दोस्तों? ये हिस्सा है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात करेंगे? यहां पर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? किसकी औसत ऊंचाई? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो इसकी औसत ऊंचाई है मेरे दोस्तों 500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मिलती है हमें? अगर आपके एग्जाम्स में सवाल आएगा तो सीधा पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बारिश कितनी होती है। 90 से
120 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। ये वार्षिक आंकड़ा है मेरे दोस्तों, यानी 90 से 120 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में, इस पठारी प्रदेश में बारिश होती है। अब ये जो हमारा भौतिक प्रदेश है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और बात करें कि यहाँ पर इसकी और क्या खास बात हमें मिलती है दोस्तों, जब सर्वाधिक बारिश होगी तो वहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता भी होगी। तो यह सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश भी है मेरे दोस्तों, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश। कौन सा है मेरे दोस्तों? सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश भी आपका ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब इसमें एक बात और आती है कि इस पठारी प्रदेश में जो नदियां हैं वो भी ज़्यादा चलती है, तो सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी है। सर्वाधिक रिवर्स, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है मेरे दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ भी बहती है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश भी होती है और यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता भी रहती है मेरे दोस्तों। इसीलिए राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला और सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, वो है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसकी धरातल से औसत ऊंचाई हमें 500 मीटर मिलती है और यहाँ की जो बारिश होती है मेरे दोस्तों 90 से 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने बात की कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक जिला है जो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला स्थित है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो जिला है झालावाड़। कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है झालावाड़। राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है उसे हम क्या कहेंगे? झालावाड़। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें, यहाँ बात करें डिस्ट्रिक्ट की, जिले की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। अगर स्थान की बात करें तो स्थान आता है माउंट आबू। माउंट आबू ये हम लोग पढ़ चुके हैं। माउंट आबू, आबू का पठार भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो माउंट आबू ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक। और जिले का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू का नाम आएगा और जिले की बात करें तो झालावाड़ का नाम आएगा मेरे दोस्तों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको क्लास के साथ ही साथ याद रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में ज्यादा याद नहीं करना पड़े। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। बताइए, आबू का पठार राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो दूसरा सबसे बड़ा पठार है राजस्थान का आबू का पठार। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार था, उसका नाम था उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। बारिश का जिक्र हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। अब हम जिक्र करेंगे यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती है। तो इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और इसका निर्माण भी किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी से। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मेरे दोस्तों ज्वालामुखी, क्योंकि इस पूरे पठारी प्रदेश का निर्माण जब ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है तो ज्वालामुखी में जो लावा मैग्मा होता है उसका रंग भी ब्लैक होता है और उसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे काली मिट्टी कहते हैं। और इस काली मिट्टी का एक नाम और हमें मिलेगा
ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसे हम वर्टिसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को वर्टिसोल भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब ये जो आपकी काली मिट्टी है, इसकी क्या खास विशेषता है, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्टिसोल काली मिट्टी के साथ साथ में ये नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो काली मिट्टी को वर्टिसोल भी कहा जाता है। और सीधा यूं भी लिखा आ सकता है कि भारत के राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर वर्टिसोल पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मिट्टी की खास विशेषता क्या होती है, ये सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली मिट्टी होती है। सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली मिट्टी। कौन सी है मेरे दोस्तों? सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली जो मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी, या सर्वाधिक नमी ग्रहण करने वाली भी कह सकते हैं। यानी जो अपने अंदर ज्यादा देर तक जल को रख सकती है, सर्वाधिक समय तक जल को रखने वाली, यानी सर्वाधिक समय तक जल है जो इसमें रहता है, तो कौन सी मिट्टी हो गई? काली मिट्टी सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक नमी ग्रहण करने वाली मिट्टी, और सर्वाधिक समय तक है जो जल इसमें उपस्थित रहता है मेरे दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, ठीक है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं आगे की। अब नेक्स्ट जो बात हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारी जलवायु की बात, कि यहाँ पर जलवायु कैसी मिलेगी हमें दोस्तों। तो यहाँ पर जो जलवायु हमें मिलती है, हमने एक बात की थी कि सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जब सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये कैसा जलवायु, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर अति आर्द्र, इस प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है मेरे दोस्तों? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, बिल्कुल, अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। किसका क्षेत्रफल मेरे दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% जो क्षेत्रफल है वो किसका क्षेत्रफल है? इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, या अप्रोक्सीमेटली अबाउट अगर हम बात करें तो इसे हम 7% भी लिख सकते हैं। कितने परसेंट? 7% क्षेत्रफल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो कितना आता है? 7%, यानी 6.89। एग्जाम में हमें 7% भी ऑप्शन में मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है मेरे दोस्तों। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है 10% जनसंख्या पाई जाती है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 10% जनसंख्या पाई जाती है। और क्षेत्रफल कितना रखता है? ये जो क्षेत्रफल रखता है 7% अपना क्षेत्रफल रखता है। बिल्कुल। अब हमारे सामने ये दोनों आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब हमारे सामने एक नाम आता है संक्रांति प्रदेश। क्या आता है? संक्रांति प्रदेश। तो मैं बात करूं अपने संक्रांति प्रदेश इसे क्यों कहते हैं। ये राजस्थान का मैप है, इंडिया का मैप है आपके सामने, और यहाँ पर हमारा जो राज्य राजस्थान स्थित है। राजस्थान में हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है। अब इस दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली, और यहाँ पर एमपी में यहाँ पर एक पर्वतमाला का नाम आता है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का नाम आता है। और राजस्थान की बात करें तो किसका नाम आता है?
अरावली पर्वतमाला का नाम आता है। अब ये जो पठारी प्रदेश है ये इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। क्या है? इन दोनों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के भी फीचर्स मिलते हैं और यहाँ पर हमें विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों क्षेत्रों के फीचर्स हमें इस क्षेत्र में मिलते हैं। इसीलिए इस प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। यह अरावली एवं विंध्याचल क्षेत्र का संक्रांति प्रदेश है, क्योंकि यह इन दोनों के मध्य में स्थित है। कौन स्थित है मेरे दोस्तों? संक्रांति प्रदेश किसे कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हम लोग संक्रांति प्रदेश कहेंगे, क्योंकि ये हमारा विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। इस कारण इसे संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं पुनः। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका ढाल किस तरफ है मेरे दोस्तों। इसका जो ढाल है वो किस तरफ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसलिए यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं और भारत की जो चंबल नदी है वो उत्तर दिशा की तरफ जाती है और जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा इस प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ है? इस प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है मेरे दोस्तों। बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। हाउ मैनी पार्ट्स वी डिवाइडेड इट, तो इसे 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। किसे? इस हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के कितने भाग हो गए? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला आपके सामने यहां में लिखा है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। क्या लिखा है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। ये कहां पाई जाती है? ये कोटा और झालावाड़ के मध्य, कोटा एवं झालावाड़ के मध्य अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। के मध्य अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है मेरे दोस्तों। और इसका एक नाम हमें और मिलता है। इसका एक नाम हमें और क्या मिलता है? इसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें कि राजस्थान की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है मेरे दोस्तों। तो कौन सी पर्वत श्रेणी? तो इसे हम कहेंगे मुकुंदरा की जो पर्वत श्रेणी है वो कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है और अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। बिल्कुल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड उप प्रदेश है, वो है हमारा नदी निर्मित मैदान। अब इसका निर्माण कौन कौन सी नदियों ने किया है? तो इसका निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियों ने, चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने। सहायक नदियां कौन कौन सी मेरे दोस्तों? सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, ये इसकी चंबल की सहायक नदियां हैं। एक नाम यहां और मिलता है परवन, काली सिंध, पार्वती। ये जो नदियां हैं ये इस चंबल की सहायक नदियां हैं और इन्हीं नदियों ने इस यहाँ पर एक नदी निर्मित मैदान भी स्थापित किया है। तो ये इसका सेकंड पोर्शन है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इसे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी में विभाजित करते हैं। सेकंड पोर्शन है नदी निर्मित मैदान। थर्ड क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र आता है उसे कहते हैं शाहबाद का उच्च स्थल। ये कहाँ है? ये 12 का पूर्वी भाग है। 12 का पूर्वी भाग है मेरे दोस्तों। कौन सा क्षेत्र? ये जो शाहबाद का उच्च स्थल मैंने लिखा है ये 12 का पूर्वी भाग है। इसकी सीमा एमपी से लगती है। 12 का पूर्वी भाग जो एमपी से लगता है
यहां पर एक पर्वत श्रेणियां मिलती है जिनकी आकृति घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है बिल्कुल कि घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? तो बात करेंगे राजस्थान के 12 जिले में मिलती है। कौन से क्षेत्र में पूछा जाएगा? तो हमें लिखना है राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद का जो उच्च स्थल है वहां पर घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां मिलती है। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद में एक नाम आता है झालावाड़ का पठार और गंगधार के उच्च क्षेत्र। वैसे इन दोनों क्षेत्रों को हम एक भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर भी झालावाड़ का जो पठार है वो कहां स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। आपको याद हो गया होगा ये कहां स्थित है मेरे दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है। अब इस झालावाड़ के पठार की जो उच्च भूमि है, इस झालावाड़ के पठार का जो हाईएस्ट पिक पॉइंट है वो कौन सा है? वो यही है जो मैंने आपके सामने लिखा है, गंगधार के उच्च क्षेत्र। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा कि झालावाड़ के पठार का उच्चतम भाग या इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? तो झालावाड़ के पठार का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गंगधार का उच्च क्षेत्र है। बिल्कुल ये याद रखने वाली चीज है आपके लिए मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो झालावाड़ का पठार है इसका जो उच्च भाग है वो क्या कहलाता है? इसका उच्च भाग है गंगधार के उच्च क्षेत्र। तो ये किसके उप प्रदेश हो गए? ये पांचों के पांचों जो उप प्रदेश हैं ये इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के 5 उप प्रदेश हैं। बिल्कुल याद रखने, पहला मैंने आपको बता दिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां पाई जाती है जिन्हें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये कहां स्थित है? ये कोटा और झालावाड़ के मध्य भी स्थित है। और यहां पर मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। नई बात, यहां पर मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। याद रखिएगा पूरी तरह। फिर आता है सेकंड, नदी निर्मित मैदान। इस प्रदेश में नदियां बहुत ज्यादा बहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। इस कारण जब नदियां बहेगी तो वो मैदान का निर्माण करेगी। कौन कौन सी? चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध, परवन, पार्वती, निवाज। अब इसके बाद बात करते हैं शाहबाद का उच्च स्थल। अब शाहबाद जो स्थान है वो 12 जिले में स्थित है, और जो शाहबाद का उच्च स्थल है ये 12 जिले का पूर्वी भाग है जो एमपी से टच होता है, एमपी से टच होता है। और इसका यहां पर कैसी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? यहां पर घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है दोस्तों। याद रखने वाली चीज, यहां पर अर्धचंद्राकार है, बिल्कुल माइंड में नोट करिएगा। और शाहबाद के उच्च स्थल में घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। और फिर आता है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ देखिए राजस्थान का सबसे दक्षिणी पूर्व में सबसे नीचे स्थित जिला है जिसकी सीमा एमपी से लगती है। तो ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। ये जो झालावाड़ का पठार आपको दिखाई दे रहा है ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और इस पठार में अगर हम बात करें इसका जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मेरे दोस्तों? तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गंगधार के उच्च क्षेत्र। आप इसका पूरे पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी झालावाड़ के पठार पर आपके सर्वाधिक काली मिट्टी भी पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी जो पाई जाती है वो आपके इस झालावाड़ के पठार पर मिलती है। सर्वाधिक नमी ग्रहण करने वाली मिट्टी, सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली मिट्टी है। तो इस तरह से आज हमारा जो लास्ट भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने लेकर आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टॉपिक का एक बार आपको रिवीजन करना है। एक बार आपको सारे के सारे वीडियोज को दोबारा देखना है। इन चारों भौतिक प्रदेशों को आपको 4 उंगलियों पर रटने की आवश्यकता है।
इनको याद इस तरह कर लीजिएगा कि एग्जाम में अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे गलत नहीं हो। कहाँ पर कितनी बारिश पाई जाती है, उसकी औसत ऊंचाई क्या है, उस प्रदेश का ढाल क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मैदान का निर्माण किसने किया है, मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कौन से जिलों में है, कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो बिल्कुल आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके सामने मैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। जो विद्यार्थी कोर्स ले रहे हैं वो जल्दी से कोर्स ले लें और जल्दी से जल्दी हमारे इस विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ें। बिल्कुल आज ही संपूर्ण कोर्स ले लें ताकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी जो चल रही है वो रिक्रूटमेंट के आने से बहुत पहले शुरू कर दी हम लोगों ने। तो इसीलिए हम जो छात्र अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है आपके अलावा, उनसे हम बहुत ही आगे निकल चुके हैं। तो इस मुहिम से जल्दी जुड़िए और जल्दी से जल्दी विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और सारी की सारी कक्षाएं आप हमेशा आपके सामने लाइव आती हैं। आपकी सारी क्लासें शुरू हो चुकी है। तो इस आप सेकंड टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आपके सामने मैं अगली क्लास में लेकर के आऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।